हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग ये सब सिर्फ एक्टिविटीज नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी की फाउंडेशन है। और आज हम चैप्टर 3 प्राइमरी एक्टिविटीज को कंप्लीट इजी एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन। आज मैं प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जो ह्यूमन एक्टिविटीज इनकम जनरेट करती हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। प्राथमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें लोग डायरेक्टली नेचर के रिसोर्सेज का यूज करते हैं। इन एक्टिविटीज में लैंड, वाटर, फॉरेस्ट्स और मिनरल्स से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, पास्टरल एक्टिविटीज, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वारिंग। ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ और इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम हंटिंग एंड गैदरिंग को डिटेल में समझेंगे। अर्ली ह्यूमंस अपनी सर्वाइवल के लिए कंप्लीटली नेचर पर डिपेंड करते थे। उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फार्मिंग सिस्टम्स नहीं थे, इसीलिए वो डायरेक्टली फॉरेस्ट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते थे। वो 2 मेन वेज से फूड ऑब्टेन करते थे। पहला, एनिमल्स का हंटिंग करके, और दूसरा, फॉरेस्ट से एडिबल प्लांट्स, फ्रूट्स और रूट्स गैदर करके। अब इस एक्टिविटी की फीचर्स की बात करें तो इसमें बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती थी। टेक्नोलॉजी भी वेरी सिंपल और लो लेवल की होती थी। प्रोडक्शन का यील्ड पर पर्सन बहुत लो होता था क्योंकि लॉग सर्फ एपीनी डेली नीड्स के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे। इसी वजह से लिटिल या नो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नहीं होता था। अब हम मॉडर्न चेंजेस एंड एरियाज ऑन गैदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। टाइम के साथ फिशिंग एक्टिविटीज मॉडर्नाइज्ड हो गई हैं। आज एडवांस्ड बोट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से फिशिंग ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। लेकिन ओवर हंटिंग और पोचिंग की वजह से कई एनिमल स्पीसीज एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इसी रीजन से इंडिया जैसे कंट्रीज में हंटिंग को बैन कर दिया गया है ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब एरियाज ऑफ गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग एक्टिविटीज मेनली हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड एरियाज में पाई जाती हैं। हाई लैटिट्यूड एरियाज में नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरेशिया और साउथर्न चिली इंक्लूड होते हैं। वहीं लो लैटिट्यूड जोन्स में अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंटीरियर साउथ ईस्ट एशिया आते हैं। आज के टाइम में कमर्शियल गैदरिंग भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब कुछ गैदरिंग एक्टिविटीज मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी हैं, जहां गैदरर्स लीव्स, बार्क और मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट करके सिंपल प्रोसेसिंग के बाद मार्केट में सेल करते हैं। अब हम प्लांट्स के यूजेस और कंक्लूजन को समझेंगे। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का यूज अलग अलग पर्पसेस के लिए किया जाता है। जैसे बर्क से क्विनीन, तनिन और कॉर्क मिलता है। लीव्स का यूज बेवरेजेस, ड्रग्स, फाइबर्स और कॉस्मेटिक्स बनाने में होता है। नट्स फूड और ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ट्री ट्रंक से रबर, गम्स, रेसिन्स और बलाता जैसे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो हंटिंग एंड गैदरिंग सबसे पुरानी ह्यूमन एक्टिविटी मानी जाती है, जहां लोग अपनी फूड और बेसिक नीड्स के लिए डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड करते थे। इस एक्टिविटी में सिंपल टूल्स और लो टेक्नोलॉजी का यूज होता था और सरप्लस प्रोडक्शन बहुत कम होता था। लेकिन आज के टाइम में कुछ गैदरिंग एक्टिविटीज कमर्शियल बन चुकी हैं, जबकि हंटिंग को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट हम पास्टोरलिज्म के बारे में समझेंगे। जब हंटिंग सस्टेनेबल नहीं रही और सिर्फ हंटिंग से ह्यूमन नीड्स फुलफिल करना डिफिकल्ट हो गया, तब ह्यूमंस ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। यानी लोग एनिमल्स को पलने और उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स लेने लगे। डिफरेंट रीजन्स में क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग होती हैं, इसलिए हर रीजन में डिफरेंट एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए गए। जैसे कुछ प्लेसेस पर कैटल रीयरिंग ज्यादा होता है, तो कुछ एरियाज में शीप, गोट्स या कैमल्स पेले जाते हैं। पैस्टरलिज्म में मेनली एनिमल रीयरिंग की जाती है। ये 2 लेवल्स पर प्रैक्टिस्ड होता है: सबसिस्टेंस लेवल और कमर्शियल लेवल। सबसिस्टेंस लेवल पर लोग एनिमल्स को अपनी बेसिक नीड्स जैसे मिल्क, मीट और वुल के लिए पलते हैं। वहीं कमर्शियल लेवल पर एनिमल प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करके इनकम अर्न की जाती है। नेक्स्ट हम नोमैडिक हर्डिंग को समझेंगे।
नोमैडिक हर्डिंग एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है जिसे पास्टरल नोमैडिज्म भी कहा जाता है। इसमें हर्डर्स अपनी बेसिक नीड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। ये लोग पास्चर और वाटर की सर्च में अपने लाइवस्टॉक के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हैं। हर कम्युनिटी का अपना ट्रेडिशनल टेरिटरी होता है। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल, सहारा और एशियन डेजर्ट्स में शीप और गोट्स, तिब्बत और एंडीज माउंटेन्स में याक और लामास, और आर्कटिक रीजन्स में रीनडियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम नोमैडिक हर्डिंग के रिमेनिंग पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। पस्टोरल नोमैडिज्म मेनली कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में प्रैक्टिस्ड होता है। इसके मेजर रीजन्स हैं नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना और यूरेशिया के टंड्रा रीजन्स। साउथ वेस्ट अफ्रीका और माडागास्कार के कुछ स्मॉल एरियाज में भी ये एक्टिविटी पाई जाती है। नोमैडिक हर्डिंग में ट्रांसह्यूमेंस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मीनिंग है हर्डर्स और लाइवस्टॉक का सीजनल मूवमेंट बिटवीन माउंटेन्स एंड प्लेन्स। समर सीजन में हर्डर्स अपने एनिमल्स के साथ माउंटेन्स की तरफ मूव करते हैं क्योंकि वहां फ्रेश पास्चर्स अवेलेबल होते हैं। वहीं विंटर सीजन में ये लोग प्लेन्स में आ जाते हैं जहां क्लाइमेट कंपैरेटिवली सूटेबल होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पास्टरल नोमैडिज्म ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसके में रीजंस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, न्यू सेटलमेंट्स और पास्चर लैंड का कंटिन्यूअसली श्रिंक होना है। नेक्स्ट हम कमर्शियल लाइवस्टॉक रीयरिंग को डिटेल में समझेंगे। कमर्शियल लाइवस्टॉक रीयरिंग नोमैडिक हर्डिंग की कंपैरिजन में ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी होती है। ये मैनली वेस्टर्न कल्चर्स में प्रैक्टिस की जाती है। इस एक्टिविटी में एनिमल्स को परमानेंट रेंट्स पर पाला जाता है जो बहुत लार्ज एरियाज में स्प्रेड होते हैं। बेटर मैनेजमेंट के लिए रेंट्स को फेंस्ड पार्सल्स में डिवाइड किया जाता है ताकि ग्रासिंग को कंट्रोल किया जा सके। जब एक पार्सल की ग्रास कंप्लीटली यूज हो जाती है तो एनिमल्स को दूसरे पार्सल में शिफ्ट कर दिया जाता है। एनिमल्स की नंबर पास्टूर की कैरियंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन की जाती है ताकि ओवरग्राजिंग ना हो। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल और एनिमल हेल्थ केयर पर स्पेशल फोकस दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन और क्वालिटी बेटर हो सके। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के इंपॉर्टेंट कंट्रीज और फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है। इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वाई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। नॉर्दर्न अलास्का में रेंडियर रीयरिंग भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जहां एस्किमोज लगभग 2/3 रेंडियर स्टॉक ऑन करते हैं। अगर इस एक्टिविटी की फीचर्स की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी होती है। इसका मतलब जनरली एक ranch में सिर्फ वन टाइप ऑफ एनिमल को रियर किया जाता है। इसमें मेनली शीप, कैटल, गोट्स और हॉर्सेस पेल जाते हैं। इन एनिमल्स से मीट, वुल, हाइड्स और स्किन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। ये प्रोडक्ट्स साइंटिफिकली प्रोसेस और पैक किए जाते हैं ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। उसके बाद इन्हें डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर को डिटेल में समझेंगे। एग्रीकल्चर दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंडर प्रैक्टिस की जाती है। क्लाइमेट, सॉइल, रिलीफ, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक कंडीशंस हर प्लेस पर अलग होती हैं। इसी वजह से फार्मिंग मेथड्स भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स के बेसिस पर अलग अलग एग्रीकल्चरल सिस्टम्स डेवलप हुए हैं। अब मैं एग्रीकल्चरल सिस्टम्स की बात करें तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स मेनली अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग करते हैं। इसलिए प्रोडक्शन का मोस्ट या ऑलमोस्ट सारा पार्ट लोकली कंज्यूम कर लिया जाता है और मार्केट में बहुत कम सेल किया जाता है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के दो में टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को डिटेल में समझेंगे। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ये मैनली ट्रॉपिकल रीजन्स के ट्राइबल एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया। इस एग्रीकल्चर में सबसे पहले फॉरेस्ट वेजिटेशन को फायर की हेल्प से क्लियर किया जाता है। बर्निंग के बाद जो एशेस बची रहती हैं
वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। इसी वजह से इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसमें स्मॉल कल्टीवेटेड पैचेस पर फार्मिंग की जाती है और प्रिमिटिव टूल्स जैसे स्टिक्स और हुस का यूज होता है। कुछ सालों बाद, लगभग 3 से 5 ईयर्स में सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है। तब फार्मर्स दूसरी लैंड पैच पर शिफ्ट हो जाते हैं और बाद में पुरानी लैंड पर वापस भी आ सकते हैं। इस एग्रीकल्चर की मेजर प्रॉब्लम यह है कि सॉइल फर्टिलिटी जल्दी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से झुम साइकिल शॉर्टर होता जा रहा है। डिफरेंट रीजन्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नेम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसे झूमिंग, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा, और इंडोनेशिया और मलेशिया में लादंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को डिटेल में समझेंगे। ये एग्रीकल्चर मेनली मॉनसून एशिया के डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है। इसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग्स पर फार्मिंग होती है और लेबर का यूज बहुत ज्यादा होता है। अब इसके फर्स्ट टाइप वेट पैडी डोमिनेटेड एग्रीकल्चर की बात करें। इस एग्रीकल्चर में राइस में क्रॉप होती है। डेंस पॉपुलेशन की वजह से लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल होती हैं। फार्मिंग में मेनली फैमिली लेबर का यूज किया जाता है और लैंड का इंटेंसिव यूज होता है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। मशीनरी का यूज लिमिटेड होता है, इसलिए मैनुअल लेबर कॉमन होती है। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए फार्मयार्ड मैन्योर का यूज किया जाता है। इस एग्रीकल्चर में पर यूनिट एरिया यील्ड हाई होती है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली लो होती है। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी को डिटेल में समझेंगे। हर रीजन में पैडी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होती। कुछ प्लेसेस पर रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल और अदर जियोग्राफिकल कंडीशंस राइस कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होते। इसी वजह से वहां फार्मर्स अदर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में मेनली व्हीट, सोयाबीन, बार्ली और सोरगुम की कल्टीवेशन की जाती है। ये एग्रीकल्चर नॉर्दर्न चाइना, मानचूरिया, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान जैसे रीजन्स में प्रैक्टिस्ड होती है। इंडिया में भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स डोमिनेट करती हैं। वेस्टर्न इंडिया में मेनली व्हीट ग्रो किया जाता है, जबकि वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में मिलेट्स की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी को डिटेल में समझेंगे। हर रीजन में पैडी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होती। कुछ प्लेसेस पर रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल और अदर जियोग्राफिकल कंडीशंस राइस कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होते। इसी वजह से वहां फार्मर्स अदर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में मेनली व्हीट, सोयाबीन, बार्ली और सोरगुम की कल्टीवेशन की जाती है। ये एग्रीकल्चर नॉर्दर्न चाइना, मानचूरिया, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ जापान जैसे रीजन्स में प्रैक्टिस्ड होती है। इंडिया में भी डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स डोमिनेट करती हैं। वेस्टर्न इंडिया में मेनली व्हीट ग्रो किया जाता है, जबकि वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में मिलेट्स की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डिटेल में समझेंगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को यूरोपियंस ने ट्रॉपिकल कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस किया था। ये एक कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जहां क्रॉप्स मेनली मार्केट और एक्सपोर्ट के पर्पज से ग्रो की जाती हैं। इस एग्रीकल्चर में टी, कॉफी, कोको, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास और पाइनएप्पल्स जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर लार्ज एस्टेट्स या प्लांटेशंस पर प्रैक्टिस्ड होती है। इसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट भी आई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेटर प्रोडक्शन के लिए साइंटिफिक कल्टीवेशन मेथड्स यूज किए जाते हैं। इस एग्रीकल्चर में जनरली सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है, यानी एक प्लांटेशन पर मेनली एक ही क्रॉप ग्रो की जाती है। चीप लेबर और गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके प्रोडक्ट्स मेनली इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। प्लांटेशंस इन डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रॉपिकल कॉलोनियाज में डिफरेंट टाइप्स की प्लांटेशंस एस्टैब्लिश की थी। फ्रेंच लोगों ने वेस्ट अफ्रीका में कोको और कॉफी प्लांटेशंस डेवलप किए। ब्रिटिश ने इंडिया और श्रीलंका में टी गार्डन्स एस्टैब्लिश किए। मलेशिया में रबर प्लांटेशंस और वेस्ट इंडीज में शुगर केन और बनाना प्लांटेशंस स्टार्ट किए। स्पेनिश और अमेरिकन्स ने फिलीपींस में कोकोनट और शुगर केन प्लांटेशंस डेवलप किए।
वहीं डच का इंडोनेशिया की शुगर केन प्लांटेशंस पर मोनोपोली था। ब्राजील में आज भी कुछ कॉफी फजेंदस यूरोपियंस के मैनेजमेंट में हैं। प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर प्लांटेशंस रिस्पेक्टिव कंट्रीज की गवर्नमेंट्स या लोकल नेशनल्स के ओनरशिप में आ चुकी हैं। टी प्लांटेशंस जनरली हिल्स की स्लोप्स पर की जाती हैं क्योंकि वहां क्लाइमेट, रेनफॉल और ड्रेनेज कंडीशंस टी कल्टीवेशन के लिए फेवरेबल होती हैं।